गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शंकर सिंह, डायब प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को डीएलएड 4 सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित जो समस्याएं हैं यह हमारे देश के अंतर्गत भौगोलिक दशाओं की वजह से जटिल हो जाते हैं। आपदाओं से जुड़ी क्षति तथा विभिन्न प्रकार के समस्याएं, जैसे आपदाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी अधिक जनसंख्या पर पड़ता है और राहत से संबंधित क्रियाओं को शीर्ष प्राथमिकताएं देना महत्वपूर्ण होता है। आपदा की वजह से अनेक मानवीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं। इसके अंतर्गत आपदाओं से संबंधित घटनाओं का केवल भौतिक प्रभाव ही नहीं होते, बल्कि अधिकांश लोगों में मानवीय समस्याएं जैसे डर, आशंकाएं, आघात और निराशा, असंतोष, असमायोजन आदि अनुभूतियां लोगों को परेशान करती रहती हैं। इसके साथ साथ घटनाओं से संबंधित दशा, दुःस्वप्न यादें, दुखद स्मृतियां आदि भी भयावह रूप से परेशान करती रहती हैं। आपदाओं से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक दशाओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसे बचाने के लिए अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित चर्चा एवं कठिनाइयों से बच्चों का ज्ञान दर्शन और मार्गदर्शन दोनों अति आवश्यक हो जाता है। हम चर्चा करेंगे आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के समस्याओं पर। तो जैसे भूकंप के संदर्भ में अगर हम देखें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूकंप वह प्राकृतिक आपदा है जिसमें भू अथवा धरती में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। यह कंपन तीव्र या सामान्य क्षमता के हो सकते हैं। भूकंपन की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने में किया जाता है। भूकंप जैसी आपदा से अब तक भयंकर रूप से धन जन की हानि होती आई है और भूकंप क्यों आते हैं, अर्थात धरती क्यों हिलती है, अर्थात धरती में कंपन क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, इसे भी प्रत्येक शिक्षक, छात्र और जनमानस को जानना चाहिए। तो हम लोग भूकंप के कुछ कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में अगर देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट भी भूकंप का एक कारण हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल उत्पन्न हो जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से ऊपर के कुछ शैलों में अवरोध के कारण ज्वाला, जिसे हम लावा कहते हैं, बाहर नहीं निकल पाता और अपनी तीव्रता की वजह से धरती या चट्टानों में कंपन उत्पन्न कर देता है। अर्थात जो ज्वालामुखी होता है वो अंदर से इतना फोर्सेज होता है, इतनी एनर्जीड होता है कि वो ऊपर आने का प्रयास करता है, परंतु ऊपर की चट्टानें मजबूत होने की वजह से यह धरती के अंदर वेव के रूप में कंपन उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अर्थात
धरती के पटल में को वो फोर्स करता रहता है, जिससे धरती के अंदर कंपन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। पृथ्वी का सिकुड़ना पहला कारण था ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा था पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ रही है। आज तक जो पता चल रहा है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोधों से, तो पृथ्वी निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ रही है। पृथ्वी के सिकुड़ने से शैल प्लेटों में अव्यवस्था पैदा होती है, जिससे कि कंपन पैदा हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जो गर्मी के दिनों में फैलती हैं और ठंडक के दिनों में सिकुड़ती हैं। तो पृथ्वी निश्चित रूप से दिन पर दिन ठंडी होती जा रही है, इसलिए उसमें सिकुड़न पैदा होती है। इससे कि पृथ्वी के अंदर जो भूप्लेटें होती हैं वो आपस में टकराने लगती हैं, इसलिए भी कंपन उत्पन्न होता है। तीसरा है वलन और भ्रंश। वलन और भ्रंश का संबंध संपीड़न और विरलन से है। मैं समझता हूँ संपीड़न और विरलन आप लोग पूर्व की कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो संपीड़न और विरलन का अर्थ समझते होंगे। तो इस संपीड़न और विरलन के कारण चट्टानों में हलचल होती है। भूस्खलन और भू असंतुलन के कारण भी भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर शैल प्लेटों पर तीव्र दबाव की वजह से वे खिसकने लगती हैं और इनका प्रभाव इतना अत्यधिक होता है कि पृथ्वी को हिला देती है। तो ये भूकंप से बच्चों को सावधानियां बरतने के लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे आपातकाल में वे अपने आप को उन परिस्थितियों से होने वाले नुकसान से बचें। भूकंप से हम कैसे बचाव कर सकें, इसकी जानकारी भी सबके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आपातकालीन स्थिति में जल्दी से सुरक्षित स्थान पर चले जाना। आपातकालीन स्थिति में जल्दी से सुरक्षित स्थान पर भाग जाना, पहुंच जाना या चले जाना। पेड़ पौधों, बिजली के खंभों और इमारतों से दूर हट जाना, इसलिए कि भूकंप की स्थिति में ये पेड़ पौधे भी गिरते हैं, उसकी छाया में अगर आप पहुंच गए तो हो सकता है दुर्घटनाएं हो जाएं, इसलिए इन सब स्थितियों से दूर हट जाना चाहिए। विद्यालय भूकंप रोधी बनाने चाहिए। अगर सुरक्षित स्थान पर न पहुंच पाए तो मेज या ठोस वस्तुओं के आड़ ले लेनी चाहिए। ऊंची इमारतों से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए लिफ्ट एवं एलिवेटर का प्रयोग बच्चों को कई नहीं बल्कि तेजी से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे अगर भूकंप की हलचल हो जाए तो जल्दीबाजी में चोट भी न लगे और आप आराम से बाहर भी निकल जाएं। इस तरह से भूकंप जैसी आपदा से बचाने के लिए विद्यालय में उत्तम प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं भूकंप के बाद जो आपदा संबंधी समस्याएं हैं, वो बाढ़ की स्थिति। बरसात का मौसम भी आ रहा है, बाढ़ की स्थिति होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। अत्यधिक वर्षा अर्थात भारी बरसात के कारण आवासीय क्षेत्रों में अधिक जल भर जाता है, जिससे कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति बाढ़ कहलाती है। बादल फटने से भी जल की भारी मात्रा में जल प्लावन होता है। साथ साथ तेजी से आंधी आती है और बिजली भी कड़कती रहती है।
इस दौरान हवा में मौजूद आयंस के रूप में विद्युत आवेश बादल में मौजूद पानी की बड़ी मात्रा को यह हवा ऊपर उड़ा देता है। इस विद्युतीय आवेश को अचानक बंद हो जाने से पानी एक छोटे दायरे में तेजी से बौछारों के रूप में गिरने लगता है, जिससे कि बड़े पैमाने पर तबाही होती है, जैसे बादलों का फटना कहते हैं। इसे बादलों का फटना कहते हैं। ऐसा बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण होता है। बादल क्यों फटते हैं? निश्चित रूप से यह बादलों के अधिक डेंसिटी की वजह से यह अपने आप टकराकर फटने लगते हैं। बाढ़ से बचाव के लिए भी प्रबंधन आवश्यक होता है, ताकि जनमानस को ऐसी आपदाओं से तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। बाढ़ से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक होते हैं, जैसे संकट से बचने के लिए समुदाय योजना की तैयारी, प्राथमिक उपचार किट, बच्चों को तैराकी सिखाना, उच्च स्थानों पर बने आश्रय स्थलों पर पहुंचाना, आश्रित लोगों को राहत और आत्मविश्वास तथा धैर्य पैदा करना, आने जाने की सुविधा प्रदान करना तथा खाने पीने की जैसी वस्तुओं को उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होता है, तथा बाढ़ से जमा हुए पानी से अनेक बीमारियों को उत्पन्न होने की संभावना भी उत्पन्न हो जाती है। अतः बच्चों बाढ़ के पानी में खेलने से बच्चों को रोकना चाहिए और कीटाणुओं से बचाने का प्रयास करना चाहिए, और स्वच्छ पेय जल का भी प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे चक्रवात की। तो चक्रवात भी एक प्रकार का तूफान है, जिससे कि आपदाएं उत्पन्न होती हैं। जब जल भंवर की भांति अस्थिर और परिवर्तन हवाओं को वायुमंडलीय भंवर, जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा केंद्र से बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाते हैं। अर्थात चक्रवात या साइक्लोन एक घूमती हुई वायु राशि है। एक घूमती हुई वायु राशि है। उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात या साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन, बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात अर्थात टेम्पलेट साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवात होते हैं जो भूमध्य रेखा में दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा में दोनों ओर कर्क एवं मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होते हैं। वातावरण सिद्धांत के अनुसार दो विपरीत ताप वाली वायुधाराएं भूमध्य रेखीय भागों में अभिसरण या फैलने से उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यह वह वायु संगठन या तूफान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तीव्र और कहीं साधारण होते हैं। इनमें प्रचुर वर्षा होती है। ये 50 से लेकर 1000 मील तक सिमटे होते हैं। इन क्षेत्रों में वायुदाब निम्न होता है। ये चक्रवात 20 से 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। जैसे हरिकेन
बवंडर, टाइफून तथा टॉर्नेडो आदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में आते हैं। इनमें केवल एक वाताग्र का ही योग होता है। इनमें केवल एक वाताग्र का ही योग होता है और तापमान में भिन्नता नहीं पाई जाती। तापमान में भिन्नता नहीं पाई जाती। सागरों में इनकी चाल तीव्र और स्थलों पर कम हो जाती है। जब तक ये सागर के ऊपर होते हैं तब तक इनकी स्पीड अधिक होती है और जो ही स्थल पे पहुंचते हैं इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। धरातल पर पहुंचते पहुंचते यह बिल्कुल ही विलीन हो जाती है। ये चक्रवात स्थायी होते हैं। ये चक्रवात स्थायी होते हैं तथा कई दिन तक बरसात करते रहते हैं। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णार्द्र हवाओं के मिलने से होता है। इसका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णार्द्र हवाओं के मिलने से होता है। इनका छेद 35 सेल्सियस से 65 सेल्सियस के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में चलते हैं। यह पछुआ हवाओं के, जिसको आप गांव देहात में पश्चिमा हवा चलता है कहते हैं, तो पछुआ हवाओं के प्रभाव में चलते हैं। ये भंवर के रूप में ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। भंवर का मतलब ये रिंग टाइप का बनाते हुए ये चलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात को 3 भागों में बांटा जा सकता है। शीतोष्ण चक्रवात को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तापीय चक्रवात, गतिक चक्रवात तथा प्रवासी चक्रवात। इनकी विशेषताओं पर ध्यान दें तो इन चक्रवातों के वलयों में भिन्नता होती है और ये अधिकतर पछुआ हवाओं के रूप में ही होते हैं। इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं और उसके बचाव के संबंध में अध्ययन एवं चर्चा की। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।